Hello to all of you. Today we are going to start a new fresh topic that is known as the sources of Mauryan dynasty. It is also very important topic of ancient Indian history. If you go through the sources of Mauryan dynasty, we find there are so many sources, so many literary sources, epigraphical sources, foreign accounts, and other monumental and other architectural evidences we find that could be used as the resource of the construction of Mauryan past. So 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 we have many sources of Mauryan history. As you know that Mauryan Empire, which was the first universal empire of Indian history, that was established in 322 by Chandragupta Maurya, especially with the help of Chanakya, Kautilya. This empire ruled from 322 to 185, and the central part of their ruling region was Magad, so that Magad was the protagonist, the main territory from where this empire was established, and the capital of this state, this empire, was Patalputra. Patalputra is referred by Greek historians as Palibrotha, while Palin to by चाइनीज़ हिस्टोरियंस। तो हमने कहा कि जो मौर्य वंश है, जिसने मुख्यतः 322 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसके प्रमुख संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और इसका अंतिम जो शासक है वो बृहद्रथ है, जिसकी हत्या करने के बाद पुष्यगुप्त शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। दिस वॉज द मोस्ट एक्सटेंडेड एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो मौर्य वंश है, यह भारत का सबसे विस्तृत साम्राज्य है। अशोक का साम्राज्य पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। मोस्ट एक्सटेंडेड एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट वाज बिगर देन द एम्पायर ऑफ कलोरियल इंडिया, स्पेशली द एम्पायर ऑफ ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर था। अगर हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हम मौर्यों के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण कई सोर्स पाते हैं। जैसे कुछ पहले ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से मुख्यतः आपके पहला है पुराण, दूसरा आपका है मुद्रा राक्षस, तीसरा है मुद्रा राक्षस पर लिखी गई टीका, और फिर अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराणों में हमको जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, स्पेशली इसमें एक तो वायु पुराण और दूसरा आपका विष्णु पुराण इसके लिए प्रमुख है। तो वायु पुराण और विष्णु पुराण इसका प्रमुख सोर्स है। आगे चल के विष्णु पुराण पे श्रीधर स्वामी ने एक टीका लिखी, क्रिटिकल कमेंट्री ऑन विष्णु पुराण। श्रीधर स्वामी ने इस पे क्रिटिकल टीका लिखी। तो इससे हमको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक तो पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है, ठीक है, तो ये एक लोअर कास्ट के यहाँ पे उल्लेखित किए गए हैं, और इसमें नंदराज की पत्नी मुरा, जिसे शूद्र माना गया है, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य को उद्भूत बताया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के पुराणों के टीकाकार सामान्यतः जो हैं आपके मौर्यों को ये लोग शूद्र घोषित करते हैं, निम्न कुली घोषित करते हैं इसे, ठीक है। तो एक तो महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। दूसरा आते हैं पुराण जो हैं वो बेसिकली प्रेडिक्टिव स्टाइल में लिखे गए हैं। पुराण महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यद्यपि इनकी पूरी तरह से ऐतिहासिकता जो है असंदिग्ध नहीं है, फिर भी पुराण एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं। इन पे हमने पूरा पुराणों पे एक अलग से ही एक वीडियो बनाया है, तो इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, दैट इज रिटन बाई विशाख दत्त। इट इज़ नोन एज द फर्स्ट स्पाई टेक्स्ट इन संस्कृत लिटरेचर। इसे मुद्रा राक्षस को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी कहते हैं। यह विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त ने इसके साथ देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक ग्रंथ भी लिखा है। मुद्रा राक्षस में हमको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक तो इसमें हमको
चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, जिसे मतलब माना जाता है निम्न कुलीय, इसे निम्न कुल का या वृषल माना गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसी मुद्रा राक्षस में हमको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक की सहायता से पंजाब के विजय का उल्लेख मिलता है। और इसी में मुद्रा राक्षस में हमको नंदों के विनाश का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के बीच में जो युद्ध हुआ, नंदों को जो विनाश करके उसको नष्ट करके उसके बाद जो मौर्य वंश की स्थापना की गई, इसके बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे चल के इसी के टीकाकार हुए, दैट इज नोन एज ढूंढीराज। इसके टीकाकार कौन है? ढूंढीराज वाज द क्रिटिकल कमेंटेटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम है मुद्रा राक्षस टीका। उन्होंने इसमें सर्वाध सिद्ध नामक एक राजा का उल्लेख किया और बताया कि उसकी 2 पत्नियां थी, एक थी सुनंदा, दूसरी थी मुरा। उन्होंने कहा सुनंदा जो थी क्षत्रिय थी, और उन्होंने आगे कहा कि इसमें 9 पुत्र हुए, जिसे कहा गया नवनंद, मतलब नंद वाले। और दूसरे मुरा से 1 पुत्र हुआ जो आपका, ठीक है, तो मुरा से जो शूद्र थी उनसे जो पुत्र हुआ वह हुआ चंद्रगुप्त। तो इसका उल्लेख इन्होंने यहाँ पे आपके मुद्रा राक्षस टीका में इसका उल्लेख करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि जो एक ग्रुनवेडल महोदय हैं, इन्होंने पहली बार सर्वप्रथम इन्होंने ही मयूर को मौर्यों का राज चिन्ह बताया। मयूर को मौर्यों का, ठीक है, एक प्रकार से इसे राज चिन्ह के रूप में, नेशनल एम्ब्लेम के रूप में इसका उल्लेखन किया है ग्रुनवेडल महोदय ने, ठीक है। तो इससे सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह जो है मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं पुराण आदि, यह चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन का, निम्न कुल और शूद्र घोषित करते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थशास्त्र जो है यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र एक तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य या कौटिल्य के कई नाम हमको हेमचंद के अभिधान चिंतामणि मिलता है। इसमें चाणक्य के कई नाम दिए गए हैं, चाणक्य, विश्वगुप्त, पच्छिल स्वामी, द्रामिल। और उसके बाद इसी में मतलब उनके बारे में और बहुत सारे कथानक हैं। चाणक्य का जो मूल नाम था वह था अजय, चाणक्य का मूल नाम था अजय। तो हमको कहाँ मिलते हैं? अभिधान चिंतामणि में चाणक्य के कई नाम हमको प्राप्त होते हैं। आगे समझिएगा, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, यह ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्यतः आपका यह सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र शैली का मतलब होता है जब बड़ी बड़ी बातों को कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, उसे कहते हैं सूत्र शैली। यह सूत्र शैली के 3rd पर्सन स्टाइल में है। 3rd पर्सन स्टाइल का मतलब होता है अन्य पुरुष शैली। इसका मतलब है न इसमें आई की बात की गई है, न यू की बात की गई, इसमें जो बातें हैं वो ही के लिए है। तो मतलब इसमें एक सामान्य बातें की गई हैं। इसका जो सब्जेक्ट है जिसे आप कहते हैं, यह ग्रंथ विधि शासन पे लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत का। विधि शासन पे लिखा गया भारत का यह आपका प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें मुख्यतः उन सामान्य बातों को लिखा गया है जो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी साम्राज्य के लिए और किसी भी शासन प्रशासन के लिए अपरिहार्य हो सकता है, उनके लिए एडाप्टेबल हो सकता है। तो यह महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। यह ग्रंथ जो है मुख्यतः 3rd पर्सन स्टाइल पे है। और ठीक है, याद रखिएगा, इस ग्रंथ में यह ग्रंथ जो है आगे चल के इसकी जो तुलना की गई है वह मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। इस ग्रंथ में कुल मिला के 15 अधिकरण का मतलब होता है पाठ या भाग। तो 15 भाग या अधिकरण हैं, जबकि इसमें 180 प्रकरण मतलब उपभाग हैं। ठीक है, ये हैं कुल मिला के इसमें 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं। ठीक है, यह ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ के बारे में जो पहली बार जानकारी हुई वह 1905 में आर शाम शास्त्री को हुई। आर शाम
शास्त्री। आर्य शाम शास्त्री को क्या हुआ था, मतलब ये समझिएगा कि आर्य शाम शास्त्री को त्रावणकोर के एक ब्राह्मण ने इसे गिफ्ट दे दिया था इनको, और उसी को उन्होंने आगे चल के 1909 में कंपोज किया, उसे प्रकाशित किया, 1909 में प्रकाशित किया। और आगे चल के इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद जो किया, वह अंग्रेजी अनुवाद किया ज्वाली महोदय ने। ज्वाली महोदय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जबकि इस ग्रंथ पे जो क्रिटिकल कमेंट्री है, इस पर टीका लिखा गया है, वह लिखा है भट्ट स्वामी ने। तो इसके टीकाकार कौन है? भट्ट स्वामी। भट्ट स्वामी अर्थशास्त्र के टीकाकार हैं। अर्थशास्त्र जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अर्थशास्त्र में न तो मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र में न तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। तो अर्थशास्त्र की इसीलिए कभी कभी लोग ऐतिहासिकता और अर्थशास्त्र के रेलेवेंस पे, उसकी प्रासंगिकता पे संदेह करते हैं कि तथापि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सोर्स है जिसमें शासन प्रशासन, समकालीन शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत परराष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आपका इमेजरी सिस्टम, इसमें आपका गुप्तचर व्यवस्था, उसके बाद इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख छठे अध्याय में होता है। तो बहुत सारी जानकारी हमको इसमें प्राप्त होता है। तो ये शासन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भारत में लिखा गया। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह मनुस्मृति लिखा गया है, शासन और प्रशासन और विधि शासन पे लिखा गया है। इसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया है कामंतक का नीति सार लिखा गया है। और उसके बाद मध्यकाल में विजयनगर समाज में कृष्णदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है तेलुगु में, ठीक है, वह है अमुक्त माल्यद। वह भी इसी विधा पे, मतलब राज शासन और विधि शासन पे लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। तो आपका ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यद्यपि इस पर भी हमारा एक अलग से वीडियो है, तो आप आगे देख सकते हैं अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य इस के इतिहास और संस्कृति को, सभ्यता को जानने के लिए, मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए, भले इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम न आता हो, मौर्य वंश का नाम न हो, तथापि यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, उसको निश्चित तौर से उसका पालन चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य प्रशासन में किया जाता होगा। आगे आते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं, आते दूसरे जैन टेक्स्ट हैं। जैन टेक्स्ट में दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो परिशिष्ट परमन है और दूसरा आपका है कल्पसूत्र है, ठीक है। ये जो ग्रंथ है परिशिष्ट परमन, जिसे हेमचंद ने लिखा है, ठीक है। परिशिष्ट परमन में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं हमको एक तो परिशिष्ट परमन से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंदों पे आक्रमण किया और उसमें सफल नहीं हो पाया, तो वह भाग के एक जंगल में गया जहाँ पे एक ओल्ड लेडी रहती थी, और उसी समय वो अपने बच्चे को खीर देती हैं, गर्म खीर, और वो बच्चा क्या करता है, गर्म खीर में अपनी उंगली डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। तो वह महिला कहती है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हो, जो कि सीधे सेंटर पार्ट पे ही आक्रमण कर रहे हो, सेंटर पार्ट में उंगली डाल रहे हो, तुमको किनारे से अपना कार्य करना चाहिए। तो उससे प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पहले आसपास के क्षेत्रों को जीता, उसके बाद फिर चल के वह नंद वंश की तरफ बढ़ता है और नंदों से निर्णायक युद्ध करके विजय प्राप्त करता है। तो परिशिष्ट पर्वन में यह कथानक हमको मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पे यह भी है कि यह परिशिष्ट पर्वन की जो कहानी है, जिसकी बात हमने अभी किया, यह सेम कहानी जो है वह आगे चल के महाबोधि वंश की टीका में मिलता है, ठीक है। महाबोधि वंश लिखा गया और महाबोधि वंश टीका है। यह आपका महाबोधि वंश टीका, VANSA वंश टीका, इसमें जो है, ठीक है, महाबोधि वंश टीका मिलता है। इसमें भी सेम कथानक है, बस इसमें अंतर ये है कि जहाँ पे परिशिष्ट परमन खीर की बात करता है, गर्म खीर में उंगली डालने की बात करता है, वहीं पे महाबोधि वंश जो है इसमें गर्म रोटी के बीच में उंगली डालने का उल्लेख करता है। गर्म रोटी के बीच में उंगली डालने का उल्लेख पूछेगा तो महाबोधि वंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से महत्वपूर्ण आपका जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके बाद याद रखिएगा, और हमने कहा कि एक चीज़ और, चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये
ना ये तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों में आपके आते हैं, पहले नंबर पे आपको हो गए चाणक्य, इसके पहले हो गए जीवक, इसके पहले हो गए प्रसेनजीत, क्वेश्चन लगे प्रसेनजीत, जीवक, चाणक्य, पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य और वसुबंधु। So there are so many historical entities, so many historical personalities who were related to तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये लोग तक्षशिला के प्रोडक्ट थे जो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किए थे। आगे आते हैं हम लोग। इसके पश्चात हम देखते हैं कि महावंश टीका में अन्य कई उल्लेख मिलते हैं। जैसे महावंश टीका में हमको एक तो इसमें हमको चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में जानकारी मिलती है और यह कथन मिलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मुलाकात हुई तो उस समय वह एक खेल खेला था जिसका नाम है राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। और उस खेल में वह वर्णन करता है कि इस खेल में वह राजा बना हुआ था और न्याय कर रहा था। वहीं पे पहली बार चाणक्य ने उसको देखा और फिर चाणक्य ने उस शिकारी से उसे ले लिया, जिस शिकारी के पास संभवतः इनकी माता ने पहले इनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसमें भी यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मयूर पोस्को के गांव के ही संबंधित थे और वहीं से इनकी जो माता थी, ठीक है, और माता ने किसी कारणवश लोक लाज इनको वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद चल के वह ठीक है, उसे एक चंद्र नामक, ठीक है, उसे एक चंद्र नामक जीव ने उसकी रक्षा किया, इसी से उसका नाम हो गया चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाम का हमको वहाँ पे उल्लेख मिलता है। और वहीं से पता चलता है कि आगे चल के उससे किसी शिकारी ने ले लिया और शिकारी से बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीद लिया। ठीक है, तो ये सब हमारे पास बहुत सारे कथानक यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अगला देखते हैं तो इसमें यह उल्लेख मिलता है कि शिकारी से इन्हें 1000 करसापड़ में लिया गया था। ओवरऑल ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहीं से अगला कहा है जो बौद्ध टेक्सेस में अगर आए तो बुद्धिस्ट टेक्सेस में एक तो आपका है दीपवंश, दूसरा है महावंश और दीपवंश से दोनों सिंहली वृत्तांत है, मतलब दोनों श्रीलंका में लिखे गए हैं। ये दोनों ग्रंथ जो हैं यह मुख्यतः मौर्यों के और खासकर अशोक के तिथि निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। महावंश महानाम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महावंश में जो सिंहली वृत्तांत है इसमें अशोक के उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन करते समय अशोक द्वारा उनके 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा उनके 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। जबकि वहीं आगे चल के ग्रंथ लिखा गया दिव्यावदान में अशोक के द्वारा केवल 6 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान अशोक के द्वारा 6 भाइयों की हत्या की बात करता है, लेकिन दीपवंश महावंश का जो वर्णन है सिंहली वृत्तांत 99 भाइयों की हत्या और उत्तराधिकार युद्ध मतलब सक्सेशन वार की बात करते हैं। वहीं पे आगे चल के जब तिब्बती यात्री हुए जिनका नाम है लामा तारानाथ हु रोट कंगयूर एंड तंगयूर टेक्स्ट, यहाँ 2 ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने अशोक के द्वारा केवल एक भाई की हत्या की बात किया है जिसका नाम था सुशील। तो बहुत सारे हमारे पास कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे दीपवंश और महावंश महत्वपूर्ण ग्रंथ हमको प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ महाबोधिवंश टीका की बात कर लिए और दिव्यावदान की बात कर लिए। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इसको शूद्र सिद्ध करता है। इसी के साथ साथ 2 अन्य ग्रंथ हैं तमिल साहित्य के जिसका नाम है अहनानरू और पुन्नानरू। इन अहनानरू और पुन्नानरू से मौर्यों के दक्षिण भारत तक के अधिकार की पुष्टि होती है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारतीय अभियान किया था, वहाँ पे जीता था और कुछ क्षेत्रों में उसने साम्राज्य विस्तार किया था। इसकी पुष्टि अहनानरू और पुन्नानरू नामक तमिल ग्रंथों से हमको प्राप्त होती है। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज थे। अब आते हैं थोड़ा सा इपिग्राफिकल सोर्सेज में।
अगर एपिग्राफिकल सोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एपिग्राफिकल सोर्सेज मिलते हैं जिनसे हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए एपिग्राफिकल सोर्सेज में एक सबसे पहले है आपका दो प्रमुख इंस्क्रिप्शंस है which are known or which are taken as the pre-अशोकन inscriptions of Indian history। ये अशोक से पहले के माने जाते हैं। एक सोहगौरा है जो गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, दूसरा महास्थान लेख है जो आपके बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। इन अभिलेखों में से सोहगौरा और महास्थान लेख से, इन दोनों अभिलेखों से हमको मुख्यतः मौर्यों के स्थानीय सुशासन जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे यह पता चलता है कि आपत्ति के समय में जो राशनिंग सिस्टम होता है, जो अन्न वितरण होता है, वो किस तरह से होता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सोहगौरा जो इंस्क्रिप्शन है, इस पे हमको अन्नागार के चित्र मिलते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट ऑफ ग्रेनरी। तो यहाँ पे हमको अन्नागार के चित्र भी हमको सोहगौरा पे मिलते हैं। तो ये जो है आपका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद अगला इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। यह गुजरात से प्राप्त हुआ है। यह भारत में संस्कृत भाषा में बड़े अभिलेखों में लिखा गया प्रथम लेख है। तो संस्कृत भाषा का यह प्रथम लेख है, संस्कृत भाषा का प्रथम लेख है। जबकि संस्कृत शब्द जो है भारतीय इतिहास में पहली बार आपका पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी थे धनदेव के अयोध्या अभिलेख मिलता है। और अयोध्या लेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। जबकि जूनागढ़ अभिलेख जो है यह बड़े अभिलेखों में पहला अभिलेख है जो पूरी तरह संस्कृत में लिखा गया है। यह अभिलेख मौर्यों के इतिहास लेखन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिलेख में एकमात्र भारतीय इतिहास का अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, दोनों का नाम साथ साथ मिलता है। तो ये एक तो मिलता है क्योंकि इसमें सुदर्शन झील के संदर्भ में, जो सुदर्शन झील आपका शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी से यह झील निकलती है। शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी से आगे चल के से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक है स्वर्ण सिक्ता, दूसरी है पलासिनी। ठीक है, स्वर्ण सिक्ता और पलासिनी, ये दोनों नदियों के पानी को रोककर ये जो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, एक निकलती है आपका उज्जैन पर्वत और दूसरा शत्रुंजय। इन्हीं के से जो 2 नदियाँ निकलती, इन्हीं के पानी को रोककर एक झील का निर्माण कराया गया सिंचाई के लिए, जिसे कहा गया सुदर्शन झील। इसी के संदर्भ में वह कहता है कि मेरे से पहले पूर्ववर्ती शासकों ने, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन लोगों ने इस झील का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया, लेकिन मेरे से पहले के शासकों ने इसके निर्माण और पुनर्निर्माण में लोगों से विष्ट या बेगार प्रथा लिया था, लेकिन मैंने जनता से बिना विष्ट या बेगार लिए मैंने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो इसके संदर्भ में पता चलता है, और यह भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है जिसमें विष्ट या बेगार प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसे कहते हैं इनवॉलंटरी लेबर, अनपेड लेबर, या कहते हैं इनफोर्स्ड लेबर। ऐसी पद्धति जिसमें यदि किसी मजदूर से, श्रमिक से कोई कार्य लिया जाए और उसके बदले में उस व्यक्ति को कोई भी पारिश्रमिक न दिया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी लेबर इन एंशिएंट इंडिया। ओके, तो यह इसका साक्ष्य मिलता है। यह भारतीय इतिहास का एकमात्र अभिलेख, पहला अभिलेख है जिसमें स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो स्वयंवर प्रथा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके राष्ट्रीय सौराष्ट्र प्रांत के जो उसके प्रांतपति थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया, और अशोक के समय में आगे चलकर तुषाश्व ने इसका पुनर्निर्माण कराया, और रुद्रदामन के समय इसको फिर से पुनर्निर्माण कराया गया सुविशाख के निर्देशन में, उनके सुपरविज़न में। और आगे चल के जब गुप्तों का शासन आया तो यहीं पे इसी झील को आगे चल के पुनर्निर्माण कराया था स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित ने। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारे उल्लेख यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं। तो ये दोनों आपके इंस्क्रिप्शंस महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद
इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर जाएं तो देखते हैं कि अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन देखें जो कि मौर्य वंश के इतिहास की पुनर्रचना के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इनमें से सबसे प्रमुख अभिलेख है अशोक के जितने अभिलेख हैं वे 5 देशों से प्राप्त होते हैं। अशोक के समस्त अभिलेख 5 देशों से प्राप्त होते हैं। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। नेपाल और बांग्लादेश आते, इन्हीं पाँच देशों में अशोक के अभिलेख आपको मूलतः प्राप्त होते हैं। अशोक के सभी अभिलेख जो हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन उनमें कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक इनका प्रयोग हुआ है। जबकि अशोक के जितने इंस्क्रिप्शंस हैं उस इंस्क्रिप्शंस में उन्हें हम मुख्यतः कथानक के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब होते हैं जो बड़े पत्थर के विशाल शिलाखंडों पर लिखे गए हैं। इनमें 14 बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इसे चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। ठीक है, 14 बातें हैं, चतुर्दश शिलालेख हैं। बड़े बड़े पत्थर के विशाल शिलाखंडों पर लिखे गए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं आपके बृहद शिलालेख। ठीक है, ये बृहद शिलालेख कुल मिला के 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख में इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें मानसेहरा है, शाहबाजगढ़ी है, आपका कालसी है, धौली है, जौगढ़ है, तो कुल मिला के 8 स्थान हैं। इसके बाद आपके यहाँ है अशोक के माइनर आपके रॉक एडिक्ट आते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट मतलब होता है आपके लघु शिलालेख, मतलब जो छोटे हैं। इन छोटे लेखों में रूपनाथ, सहसराम, ठीक है, मास्की, गुर्जरा, बहुत सारी जगहों से नेटूर आदि से मिलते हैं। इसके बाद आपके हैं अशोक के मेजर पिलर एडिक्ट, मतलब जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, जब शिलाखंडों से पत्थर को काट के उसको तराश के साफ करके स्तंभ का आकार दे दिया जाए, कहीं पे उसको गाड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं आपका स्तंभ लेख। तो जो स्तंभ लेख हैं, ये बड़े स्तंभ लेख जो हैं वह आपके 7 बड़े स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं, जिनमें आपके दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, ठीक है, ये सब आपके, और इलाहाबाद कौशाम्बी लेख एक प्रमुख आते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो भी अशोक के बृहद स्तंभ लेख हैं, इन स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की बातें किया है, सदाचार और नैतिकता की बातें किया है। जबकि जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, इसमें अकबर की राजाज्ञाएँ आज जारी की गई हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ माइनर पिलर एडिक्ट हैं, जो छोटे छोटे पिलर एडिक्ट हैं, जो हमको कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सांची, सारनाथ आदि केंद्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिक्ट जो हैं, ये क्यों एडिक्ट हैं जो हमको गुफाओं में प्राप्त होते हैं। जैसे अशोक के समय में बिहार में स्थित जो बराबर पहाड़ी है, जिसको अशोक के अभिलेखों में खलतिक पर्वत कहा गया है, वहाँ पे अशोक ने कई विहारों का निर्माण कराया था। उनसे हमको उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें अशोक ने सुदामा गुफा, कर चौपाड़ गुफा और इसके अलावा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। और यही बराबर पहाड़ी पे दशरथ ने लोमस ऋषि का गुफा बनवाया। ठीक है, बनाया। और आगे चल के दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण कराया। गोपिका गुफा, बड़थिका और बहियका। इसी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसमें दशरथ को देवनामपुरी कहा गया है। जबकि अशोक को उसके अभिलेखों लेखों में लगभग प्रत्येक जगह देवनामपुरी प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। और ठीक है, तो अशोक को देवनामपुरी प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में जो देवनामपुरी प्रियदर्शी शब्द आया, उसकी पहली बार अशोक के साथ साम्यता स्थापित किया टर्नर महोदय ने इसकी साम्यता स्थापित किया अशोक के साथ। अशोक को कई जगह पे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, समझिएगा। जैसे अशोक को रूपनाथ अभिलेख में
अब अभिलेख में, रूपनाथ अभिलेख में और मास्की में, रूपनाथ में शाक्य, इसमें कहा गया है आपका मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। जबकि अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख में महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा है। उसमें लिखा गया है हिद बुझे जाते शाक्य मुनि च, उनको कहा गया है। जबकि वेनसांग को, ये कौन है, ये आपके बुद्ध जी हैं। और जबकि वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं, अगर पूरे अभिलेख जो मिले उनमें देखा जाए तो अशोक का जो अभिलेख मिला है उनमें सबसे पहला, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें सबसे पहला जो खोजा गया अभिलेख है वह है आपका अशोक का अभिलेख। जो पहला खोजा गया वह खोजा था फादर टिफिन थेलर ने। उसका नाम था दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इसे दिल्ली में ला जाके रख दिया गया फिरोज तुगलक के समय में, जिसका उल्लेख करता है शम्स ए सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही में। शम्स ए सिराज अफीफ इसका वर्णन करता है। यह मेरठ में मिला, बाद में ले जाके दिल्ली में रखा गया, दिल्ली मेरठ इसका नाम हो गया। इसे पहली बार 1750 में फादर टिफिन थेलर ने खोजा। फादर टिफिन थेलर ने इसे सबसे पहली बार खोजा था। और जबकि अशोक का दूसरा अभिलेख जो है दिल्ली टोपरा, जो टोपरा मतलब हरियाणा में स्थित था, इसे बाद में दिल्ली लाया गया, इसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा। इसे पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। ठीक है, तो अशोक का पहला अभिलेख खोजा गया दिल्ली मेरठ है, लेकिन अशोक का पहला पढ़ा गया लेख कौन सा है, दिल्ली टोपरा। आगे समझिएगा। इसी के साथ साथ अशोक के जो भी जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें अशोक का पहली बार जो नाम पढ़ा गया, कहाँ पढ़ा गया है, मास्की में। किसने पढ़ा है, बीगल महोदय ने। अशोक का पहली बार नाम पढ़ा है बीगल महोदय ने मास्की अभिलेख में। यह आपके कर्नाटक में स्थित है। और इसमें अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें से 4 अभिलेखों में अशोक के नाम अशोक मिलते हैं। कहाँ, मास्की गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेट्टूर और उडेगलम, इनमें से इन चारों लेखों में अशोक का नाम मिलता है अशोक। और सभी जगह क्या मिलता है, अन्य सभी जगह पे जो इसका नाम मिलता है वह मिलता है देवनामपुरी प्रियदर्शी। तो याद रखिएगा, तो देवनामपुरी प्रियदर्शी, अशोक को प्रत्येक जगह देवनामपुरी कहा गया है। अशोक को, दशरथ को नागार्जुनी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में देवनामपुरी कहा गया है। जबकि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को औपपातिक सूत्र में ही इज रेफर्ड एज द देवनामपुरी। इसको औपपातिक सूत्र में देवनामपुरी कहा गया है। ठीक है, तो मास्की गुजरात नेटूर और उडगलम में इसके नाम मिलते हैं। वहीं एक अभी कर्नाटक की जगह में एक जगह है, उसका वहाँ पे स्तूप मिला है कंगनहल्ली स्तूप। कंगनहल्ली स्तूप की वेदिका में, वेदिका मतलब चहारदीवारी में, अशोक का नाम मिलता है रायो अशोका। अशोक का नाम मिलता है रायो अशोका कंगनहल्ली में। ठीक है, तो ये आपके एक अन्य महत्वपूर्ण आपका तथ्य है। आगे आते हैं, अशोक के जितने इंस्क्रिप्शंस मिले उन इंस्क्रिप्शंस में अफगानिस्तान के पास जो कंधार से मिला है, कंधार इंस्क्रिप्शन, यह आपका द्विभाषी है, जिसमें यूनानी, यह एकमात्र द्विभाषीय इंस्क्रिप्शन है जिसमें यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। जबकि अशोक का एक आंध्र प्रदेश से अभिलेख मिला है, उसका नाम है एरागुड़ी अभिलेख। जो एरागुड़ी अभिलेख है, यह हड़प्पा लिपि के तरह एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। यह जो लिपि मिली है यह लेख हड़प्पा लिपि की तरह ब्रास्टोफेगन
शैली में लिखा गया है। इसे कहते हैं बलिवर्ध शैली, बलिवर्ध शैली कहते हैं। इसी को हम गौमुत्रिका शैली कहते हैं और इसी को हम हलावर्त शैली भी कहते हैं, हलावर्त शैली भी कहते हैं, जिसमें अक्षर जो होते हैं पहले दाएं तरफ लिखे जाते हैं, फिर बाएं, और फिर यहीं से इसको मोड़ के बाएं से फिर दाएं लिख देते हैं। तो जो ऐसी पद्धति होती है लिखने की, इसको हम कहते हैं हलावर्त। जैसे हल चलता है, एंड गौमूत्र का मतलब है द सिस्टम ऑफ यूरिनेटिंग ऑफ काउस। ठीक है, तो ये आपका तरीका कहलाता है ब्रास्टोफेदन तरीका, ब्रास्टोफेदन पद्धति। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे बड़ा जो अभिलेख है वह है आपके मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, जिसमें प्रथम में वह पशु बलि की निंदा करता है, तीसरे में युक्त राजू प्रादेशिक की बात करता है, पांचवें में वह धर्म महामात्यों की नियुक्ति की बात करता है कि मैंने 13वें वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति किया। इसमें सातवें में वह धार्मिक समरसता की बात करता है, वह सातवें में सामाजिक समरसता की बात करता है, 12वें में वह सामाजिक समरसता की बात करता है। याद रखिएगा, पाँचवें में वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, जबकि 12वें शिलालेख में वह स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, और 13वें में वह बात करता है आपके कलिंग युद्ध की, और उसके बाद 11वें में वह धम्मदान की बात करता है, धम्मदान की, और 13वें में ही वो उसने साधारण विजय के स्थान पे युद्ध धम्म विजय की बात किया है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं इसके। 13वें शिलालेख में अशोक ने धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ, वहाँ पे 11वीं 12वीं 13वीं बातें हटा के 2 नई बातें लिख दिया, जिसे कहा गया प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, और दूसरा आपको अगर सेकंड पृथक कलिंग शिलालेख। इसमें पहले में कहता है समस्त प्रजा जो है मेरी संतान है, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान ये लोक में और परलोक में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करे, उसी तरह समस्त प्रजा प्राप्त करे। ठीक है, इसका मुख्य कंसर्न यह था कि अशोक ने चूँकि कलिंग में व्यापक नरसंहार किया था, उसका युद्ध किया था, तो वहाँ की जनता की सहानुभूति को फिर से प्राप्त करने के लिए संभवतः वहाँ पे यह कमेंट लिखवा दिया। ठीक है, और आगे आते हैं। तो अशोक का जो जितने अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में सबसे जो बड़ा अभिलेख है वह अभिलेख है आपका चतुर्दश शिलालेख, सबसे बड़ा है, जबकि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है वह आपके नेपाल की तराई में प्राप्त रुम्नदेही अभिलेख है, जहाँ पे अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अपनी पुत्री चारुमती के साथ यात्रा किया था। संघमित्रा नहीं, चारुमती और अशोक गए थे अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में। 20वें में यात्रा किए थे कनकपुरी की स्तूप का, और 14वें वर्ष स्तूप को दूना कराए थे। आगे आइए, अगर हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो इस फॉरेन अकाउंट्स में एक तो सबसे प्रमुख आपके हैं मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। यह जो इंडिका नामक ग्रंथ है, इसे कुल मिला के 3 लोगों ने लिखा है। इंडिका 3 लोगों ने इसी नाम से ग्रंथ लिखा है। पहले मेगस्थनीज हो गए, दूसरे आपके हो गए एरियन, तीसरे हो गए केसियस या टेसियस। ठीक है, इन्होंने 3 लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा है। आगे चल के मेगस्थनीज का जो ग्रंथ था, मेगस्थनीज का जो ग्रंथ आया, या मेगस्थनीज के ग्रंथ को आगे चल के मैकिंडल महोदय ने इस ग्रंथ को आगे चल के इसका अनुवाद किया, और इसे कंपोज किया किस नाम से? इंडिया इन इंडिका के नाम से। और इसी को डॉक्टर स्वानबेक ने मेगस्थनियन इंडिका के नाम से लिखा। मेगस्थनियन इंडिका के नाम से इसको लिखा। यह ग्रंथ कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में मेगस्थनीज ने भारतीय शासन प्रशासन की चर्चा किया, उन्होंने पाटलिपुत्र की चर्चा किया, साथ ही साथ पाटलिपुत्र के साथ साथ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया, और इन्होंने आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। इन्होंने शिकार का विस्तृत वर्णन किया,
और मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का वर्णन किया, 7 जातियों का वर्णन किया, 2 प्रकार के दार्शनिकों का वर्णन किया। इसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा लिखा, पालिब्रोथा लिखा, और इन्होंने बताया कि यह जो पालिब्रोथा है यह कुल मिला के 80 स्टेडिया इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 15 स्टेडिया मतलब लगभग 3 किलोमीटर है। तो मेगास्थनीज इसका वर्णन करता है। ठीक है, तो पालिब्रोथा के नाम से पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया है, जबकि ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है पालिन टू के नाम से, पालिन टू के नाम से किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने और उसने ह्वेनसांग ओके, अब आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय शासन प्रशासन के बारे में जो चर्चा किया और भारत के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कुछ कंट्राडिक्टरी लगती है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में लेखन कला नहीं है। आगे कहते हैं भारत में अकाल नहीं पड़ते। आगे कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। आगे कहता है कि भारत में पर्दा प्रथा नहीं है। तो ठीक है, हाँ, ये कहता है भारत में सती प्रथा नहीं है। जबकि इसी के बाद के स्ट्रैबो जब आए तो स्ट्रैबो ने कठ जातियों में सती प्रथा का विस्तृत उल्लेख किया। तो ठीक है, तो बहुत सारे वर्णन ऐसे हैं मेगास्थनीज के जो सही नहीं लगते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि मेगास्थनीज जो थे वे यहाँ की स्थिति को पूरी तरह संभवतः समझ नहीं पाए, इसीलिए कहीं कहीं उनसे ये मिस्टेक हो गया है। ओवरऑल फिर भी मेगास्थनीज एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने भारत में स्वर्ण खोदने वाली जातियों का वाली एक विशेष प्रकार की चींटियों का उल्लेख किया है। यह चींटियाँ एक कहता कि यह जो दर्दाई जाति थी यह दर्दिस्तान में थी। दर्दिस्तान कहाँ पे? कश्मीर में है। यहाँ पे चींटियों के द्वारा उसका स्वर्ण का खनन किया जाता है। और आगे चल के स्ट्रैबो ने इसका वर्णन किया और वह कहता है कि जो इसमें चींटियाँ होती हैं वो कुत्ते की नुमा होती हैं। और आगे चल के एरियन कहता है कि उनकी जो खाल होती थी वे तेंदुए की खाल जैसी थी। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्राडिक्टरी वर्णन हैं। आगे आते हैं। मेगास्थनीज के पश्चात कुल मिला के 6 प्रमुख इतिहासकारों ने मेगास्थनीज को आधार बना के इसका वर्णन किया इनके वार यात्रा का, जिसमें आपके पहले आते हैं स्ट्रैबो ने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा और जियोग्राफिका नाम से 4 लोगों ने ग्रंथ लिखा। स्ट्रैबो, टॉलमी फिलाडेल्फस, इसके बाद आपको लिखे मिलेटस हिकेटियस और पालिबियस। इन 4 लोगों ने जियोग्राफिका नाम से ग्रंथ लिखा। स्ट्रैबो ने कई बातें लिखी। स्ट्रैबो ने कहा मेगास्थनीज झूठा है, मेगास्थनीज झूठा और अविश्वसनीय है। मेगास्थनीज झूठा और अविश्वसनीय है लिखा है, लेकिन मेगास्थनीज से उसने बहुत कुछ लिया है। तो 6 लोगों ने मेगास्थनीज के नाम पे ग्रंथ लिखा है, के आधार पर लिखा है। SDPAPJ इनको कोड से याद कर सकते हैं। स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क एंड जस्टिन। ठीक है, तो एक स्ट्रैबो हो गया। दूसरा है डियोडोरस, जिसने लिखा है, इसका ग्रंथ है आपका हिस्टोरिकल लाइब्रेरी इसका ग्रंथ है। तो डियोडोरस से भी हमको इस काल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं। तो एक हो गया ये स्ट्रैबो हो गए, दूसरे आपके ये हो गए। आगे देखिएगा, अगले जो महत्वपूर्ण हैं वे आपके हैं प्लिनी द एल्डर, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने भारतीय जीव जंतु, पशु पक्षियों, वातावरण, पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। इन्होंने भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। विशेषकर रोम से व्यापार का इन्होंने विस्तृत उल्लेख किया है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि उबला पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। इन्हीं का एक कथन है, यह कहता है कि व्रत करने वाला व्यक्ति अगर किसी सांप के मुंह में भी थूक दे तो सांप भी मर जाता है। तो इसका उल्लेख भी प्लिनी करता है। प्लिनी ने साथ ही आपके अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में प्रकाश डाला है, कलिंग के स्थिति के बारे में डाला है, कलिंग के व्यापार वाणिज्य का इसने उल्लेख किया है। तो प्लिनी
भी अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद आपके एरियन आते हैं जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, पहला तो इंडिका और दूसरा लिखा द एनाबिसस ऑफ अलेक्जेंडर। तो एक तो उनका है एनाबिसस ऑफ अलेक्जेंडर और दूसरा इनका ग्रंथ है आपका इंडिका। एरियन ने मौर्य राजप्रसाद की तुलना जो है यह सूसा और एक बतना से किया है। मौर्यों के राजप्रसाद की जो तुलना है इसको क्या किया है, सूसा और एक बतना से किया है, ठीक है। और इसी को आगे चल के फाहियान ने जब अशोक के राजप्रसाद की चर्चा किया तो फाहियान ने अपने फोक्कोकी में, फाहियान के ग्रंथ का क्या नाम है, फोक्कोकी के ग्रंथ में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आगे चल के किसने किया, फोक्कोकी का अंग्रेजी अनुवाद किया जेम्स लेग्गे ने। किसने, जेम्स लेग्गे ने फोक्कोकी का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ठीक है, फाहियान ने इस राजप्रसाद को मनुष्य निर्मित न मानकर दैत्य निर्मित या देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। तो इसका यह वर्णन करता है सुसाइड पतना का वो, और इसको फाहियान ने ये कहा है, ठीक है। कुल मिला के ठीक आगे देखते हैं तो हम कई महत्वपूर्ण सोर्स यहाँ से पाते हैं एरियन आदि के लेखों से हमको मिलता है। आगे देखते हैं, इसके पश्चात जो अगला व्यक्ति है SDPAPJ, अगला हो गया आपका प्लूटार्क और एक हो गया आपका जस्टिन। प्लूटार्क ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लाइव्स कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक तो लाइव्स के जो कथानक है बहुत अच्छे हैं। लाइव्स में इसने भारत और यूनान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। इन्होंने एक बड़ा फेमस कथन कहा है, कहता है कि उत्तम स्वास्थ्य जो है वह उत्तम किताबों से अधिक आवश्यक होता है। तो किताबों ज़्यादा जरूरी क्या है, उत्तम स्वास्थ्य है। उसके बाद प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के मिलने का वर्णन किया है और कहा था कि वह वहाँ से सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की बातों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि सिकंदर को उसके एम्बिशन से भय हुआ। सिकंदर ने उसको मृत्युदंड दे दिया, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है। भाग के चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास पहुँचता है और चाणक्य जब चाणक्य को पूरा आप बीती बताता है तो चाणक्य बहुत प्रसन्न होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा में सिंह की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। तो उसका उल्लेख हमको यहाँ मिलता है। तो प्लूटार्क ने आगे एक कथन और कहा। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारत को 6 लाख की सेना लेकर राउंड डाला। तो 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को राउंड डाला, इसका वर्णन करता है। तो प्लूटार्क भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आगे देखते हैं, इसके बाद यह इसका एक और कथन है। यह प्लूटार्क ने सिकंदर और पोरस के युद्ध का वर्णन किया। वो कहता है कि यह युद्ध जो आपका हुआ बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, जिसे आप कहते हैं झेलम या वितस्ता का युद्ध, जिसे कहते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध, कहता है कि यह युद्ध 8 घंटे तक लगातार चला, लेकिन भाग्य ने इस बार सिकंदर का साथ नहीं दिया। ठीक है, यह कथन भी इसी का है। आगे देखते हैं जस्टिन जिन्होंने एपिटोम नामक ग्रंथ लिखा है। आपके एपिटोम, ठीक है, एपिटोम जो ग्रंथ है आपका एपिटोम, इस ग्रंथ में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। और वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो कहता है दिस इज अ बैंड ऑफ रॉबर्स। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना है। वो कहता है कि सिकंदर के पश्चात भारतीयों ने यूनानी दास्ता का जुआ वो अपने गले से उतार कर फेंक दिया, जिसका नेतृत्व करता या जिसका नायक जो था वह सैंड्रोकोटस था। तो सैंड्रोकोटस का उल्लेख करता है कौन, ये। अब याद रखिएगा एक चीज़ और, जितने यूनानी टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस लिखा, कुछ लोगों ने
सैंड्रोकोप्टस लिखा, अब कुछ लोगों ने इसे एंड्रोकोटस लिखा। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आ सकता है तो याद रखिएगा स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन ने इसे सैंड्रोकोटस लिखा है। और जबकि प्लूटार्क और एपियानस ने इसे एंड्रोकोटस लिखा है। प्लूटार्क और एपियानस ने इसे एंड्रोकोटस लिखा है। वहीं इसे फिलार्कस ने इसे सैंड्रोकोप्टस लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इसके संदर्भ में होती है। आगे चल के विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस के नाम को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के साथ इक्वेटेड किया। ही इक्वेटेड द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विथ सैंड्रोकोटस। तो उन्होंने कहा कि जो सैंड्रोकोटस और आदि ये बातें कही गई हैं ये मुख्यतः यह चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी संस्करण है, यूनानी वर्णन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला आपका एक और है जो आपके हैं लामा तारानाथ जो हैं ये आपके तिब्बती इतिहासकार हैं जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखा, कंगयूर और तंगयूर। इसमें इन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दिया और साथ ही साथ में अशोक के बारे में जानकारी दिया। अशोक के समय के उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किया और इसने अशोक के द्वारा उसके केवल एक भाई सुशील की हत्या का उल्लेख किया है। तो उत्तराधिकार युद्ध की बात तो किया लेकिन एक भाई की हत्या का बात किया है। तो कुल मिला के ओवरऑल जितना कुछ आर्किटेक्चरल हमने बात कर लिया इसी बीच में, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। देयर आर सो मेनी सोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड एज द सोर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न इतिहास के जानने और उसकी संस्कृति और सभ्यता के पुनर्रचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके आधार पे मौर्यों का इतिहास लिखा जा सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।